वेलकम बैक। सो आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हमने ये सीखना है कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑनलाइन सर्वर पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक दो चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए। ठीक है, वो होगी देन ही आप वेबसाइट सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। और उसके बाद मुझे लोकल होस्ट पे अपनी बनी हुई वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। ये लेक्चर इस वजह से है कि हम लोकल होस्ट पे जो हमने साइट बनाई है उसको हमने सर्वर पर किस तरह अपलोड करना है। ठीक है, लोकल होस्ट पे हमें वेबसाइट चाहिए जो हमारे पास बनी हुई हो, और हमारे पास डोमेन और होस्टिंग और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट हो तो हम इसको अपलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट अपलोड करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डोमेन भी है और सब डोमेन भी है, तो हम asad.asadmukhtar.com यहाँ पर अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा कि हम सब डोमेन भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग लेक्चर भी डिटेल वाइज रिकॉर्ड करेंगे जो कि होस्टिंग सर्विस पर होगा। साथ ही साथ सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये वेबसाइट बनी हुई पड़ी हुई है, तो ये तो ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट की जो डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारी वेबसाइट क्या डाटा सेव करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ जब तक ये लोड होता है मैं जाता हूँ दिस सिस्टम में जाके यहाँ पर एग्जाम में अगर आप वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो वैम्प में जाके www पे जाएंगे और उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट के फोल्डर का नाम है जी फाउंडेशन। मैं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फाउंडेशन मेरी वेबसाइट के फोल्डर का नाम है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, जिप फाइल में कन्वर्ट करना है मुझे, रार में नहीं कन्वर्ट करना, क्योंकि कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं कि जो कि जिप फाइल एक्सेप्ट करते हैं, रार एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इस वजह से यहाँ मेरे पास इस वक्त ये जिप फाइल मेरी आ रही है। उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन खुल चुकी है। यहाँ से मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और कस्टम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको गो कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरी वेबसाइट की जो डेटाबेस है जो कि मैंने यूज़ की थी, जिसका नाम मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था, ये वही वाली डेटाबेस है। ये डेटाबेस मेरे पास यहाँ आ गई है। ठीक है, ये हमारा जिप फाइल तब तक बन रहा है, तब तक हम थोड़ा सा सर्वर को समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा सा सर्वर को समझ लेते हैं और हम अपनी डेटाबेस बना लेते हैं। अच्छा, अब हुआ यूं कि मेरे पास एक सी पैनल है। आपने जिस भी कंपनी से, जिस भी वेबसाइट से अपनी होस्टिंग खरीदी है उसका सी पैनल ऑलमोस्ट इसी तरह का होगा, ज़रा भी चेंजेस नहीं होगी। मे भी थोड़ा बहुत लेआउट में चेंज हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके ओल्ड सी पैनल लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें खुल जाती हैं जो कि ये इस वक्त मौजूद है हमारे सामने। ठीक है, जैसे कि ये सी पैनल। ऑप्शन इनमें सेम होती है, लुक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप लोगों के पास ऑलरेडी हो गई है, थोड़ा सा डार्क कलर का होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी चेंजेस नहीं है, ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, इस लिहाज से हमने परेशान नहीं होना कि हमारे पास जो चीज़ खुल गई है वो डिफरेंट थी, जो मेरे पास लेक्चर में खुली है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास सब डोमेन भी बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस भी आ गई है। अब हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है अपने होस्टिंग सर्वर के ऊपर। अब जब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं वर्डप्रेस में, तो आपको याद होगा कि तब हम रूट यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड जो होता है रूट हम यूज़र नेम देते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, रूट हम यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड जो होता है वो हमारा ब्लैंक होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो डेटाबेस का नेम होता है वही नेम होता है। ठीक है, डेटाबेस नेम जो है था वो डेटाबेस नेम ही होता है जो हम रखते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारी डेटाबेस का नाम जो हमने रखा था वो था फाउंडेशन। अब यहाँ मैं आऊँगा सर्वर के ऊपर। डेटाबेस के लिए हिसाब से होता है कि भाई आपका नाम क्या है, उस हिसाब से आपकी डेटाबेस का नाम होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ हम PHP माई एडमिन खोलते हैं तो आपके सर्वर पर ये PHP माई एडमिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है लोकल सर्वर वाले के ऊपर न्यू की। जब आप लाइव सर्वर PHP माई एडमिन खोलेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर न्यू की ऑप्शन क्यों नहीं मिलेगी, अगर हम ट्राई करके देखें तो यहाँ पर आपको न्यू की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अब ये न्यू की ऑप्शन कहाँ गई, हमें न्यू की ऑप्शन यहाँ से क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कहाँ कि इस PHP माई एडमिन के साथ मेरे पास ये डेटाबेस भी मौजूद है। ठीक है, MySQL डेटाबेस। मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे मैंने जितनी डेटाबेस बनाई हुई हैं वो जब मैं यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ पर वो डेटाबेस शो हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ जी फाउंडेशन। ओके,
सो मैं जब फाउंडेशन नाम लिखूंगा तो ये देखिए लिखा हुआ है न्यू डेटाबेस, ठीक है, न्यू डेटाबेस। फाउंडेशन का नाम लिखूंगा जब मैं यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा। ये मैंने क्रिएट किया और इसके साथ साथ यहाँ से जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेरे पास फाउंडेशन के नाम से नीचे ये डेटाबेस बन गई। ऑलरेडी मेरी 3-4 बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये डेटाबेस बन गई। उसके साथ साथ जब मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे यूज़र नेम भी देना पड़ता है। कीप इन माइंड ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम है कि जो कि हम रूट देते हैं, ठीक है। सो हम क्या करने लगे हैं, यहाँ मैं यहाँ जाने लगा और या मैं यहाँ यूज़र नेम दूंगा जी। यूज़र नेम भी हम फाउंडेशन ही दे लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी भी बने बनाए मिलते हैं, अंदर बने हुए पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन इस वक्त हम बना रहे हैं, सो लिहाजा आपको यूज़र नेम बनाना भी आना चाहिए। जब मैं यहाँ से यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मेरे यूज़र्स में फाउंडेशन के हिसाब से यूज़र नेम भी आ जाता है, ठीक हो गया। अब दोबारा जब लोकल होस्ट की तरफ आओ तो आपको याद आ रहा होगा कि हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो यूज़र नेम देते हैं, ब्लैंक देते हैं और डेटाबेस का नाम देते हैं। वो बेसिकली होता यूँ है, वो डेटाबेस के ऊपर ऑलरेडी लोकल होस्ट पे नेम असाइन हुआ होता है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं भी यहाँ पर एक चीज़ असाइन करने लगा हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ यूज़र जो कि फाउंडेशन था, और यहाँ से सिलेक्ट करने लगा मैं डेटाबेस जो कि वो भी फाउंडेशन थी। मैंने इसको ऐड कर लिया। ज़रूरी नहीं है सेम नाम हो, कैसा भी नाम हो सकता है, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूँगा ये पूछेगा कि आपने कितनी एक्सेस देनी है इसको, ठीक है। तो मैं इसे बोल रहा हूँ इसको सारी एक्सेस दे दो और मैं इसको मेक चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये सेव हो गया है। उसके बाद जब मैं यहाँ आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिएगा मेरे पास एक डेटाबेस आ गई जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि ये है। अब मैं जब इस डेटाबेस पर क्लिक करने लगा हूँ तो इस डेटाबेस पर जब मैं क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक आ रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो डेटाबेस मैंने वहाँ से निकाली थी, मुझे अपने लोकल होस्ट से बेसिकली जो निकाली थी वो मुझे यहाँ अपलोड करनी है। सो मैं यहाँ से डेटाबेस को उठाता हूँ और डाउनलोड्स में जाके इसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। foundation.sql, ठीक है, .sql फाइल होती है ये। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरी फाइल अपलोड होना शुरू हो गई, ठीक है। ये 2-4 मिनट लेगी इंशाल्लाह और ये फाइल अपलोड हो जाएगी। हमारी डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसके सारे टेबल्स मौजूद हैं। अगर आप MySQL या PHP जानते हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टेबल किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ इंशाल्लाह इस पर अलग लेक्चर्स भी आएंगे। उसके साथ साथ अब मैं अपनी जिप फाइल को देखूं तो ये मेरी जिप फाइल भी ऑलरेडी बन चुकी है। अच्छा, अब क्या होता है, हर डोमेन को आपकी होस्टिंग में एक सर्वर भी असाइन होता ही यूँ है। बेसिकली होस्टिंग 2-3 टाइप की होती हैं और फर्दर टाइप्स की होती हैं। एक वो होस्टिंग होती है कि जिसमें आप एक से ज़्यादा डोमेन्स और भी अटैच कर सकते हैं, लाइक एक से ज़्यादा वेबसाइट्स भी अटैच कर सकते हैं। एक वो होस्टिंग होती है जिसमें आप जस्ट एक वेबसाइट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा जो होस्टिंग वाला पैकेज है, लिहाजा ये मैंने एक सब डोमेन बनाई asad.asadmukhtar.com। अब सब डोमेन किसे कहते हैं, एक होती है जी मेन डोमेन जो कि है asadmukhtar.com के नाम से, जो कि ये है, ठीक है। अब आगे मेरी सब डोमेन क्या होती है, इस डोमेन का ही पार्ट होती है। लाइक जब आप बनाते हो अपने ब्लॉगर पे तो लाइक फॉर एग्जांपल asad.blogspot.com बनाते हो तो वो बेसिकली एक सब डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन हो या सब डोमेन हो, उसको आपके जब आप उसको अटैच करते हो DNS सेटिंग्स के ज़रिए तो आपके पास यहाँ एक फोल्डर अटैच हो जाता है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखते हैं हमारा वो फोल्डर कहाँ है। तो मैं जब यहाँ जाता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइल मैनेजर, ये फाइल मैनेजर वो जगह है जहाँ आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें पड़ी होती हैं, ठीक है। वेबसाइट दो चीज़ों पर बेस करती है, एक फाइल्स पर, दूसरा डेटाबेस पर। डेटाबेस हमने अपलोड कर दिया, हम फाइल्स की तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि asad.asadmukhtar.com वाला फोल्डर ये है जो कि इस वक्त एम्प्टी है, ठीक है। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम रख देता हूँ जी, ओहो दिस वन index.html। सो चेक करते हैं कि जी हमारी इस वक्त जो फाइल है वो यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं इसको एडिट करके इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है।
और देखते हैं वो मेरी डोमेन चल भी रही है या नहीं चल रही। अच्छा जी, तो ये मैंने इसको रन करके ये सेव हो गया। जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कभी कभी ये टाइम भी ले लेता है, ठीक है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखो ये मेरी फाइल चल रही है जो कि अंदर इसको मैंने यहाँ रखा था। ओके, इसका हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो खैर मैं इसको यहाँ ऐसे रख रहा हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं, यहाँ से इसको मैं फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरी जो जिप फाइल मैंने बनाई थी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। वो जिप फाइल कहाँ पड़ी है जी, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सी में गए, सी में जाकर एग्जाम में गए, एग्जाम में जाकर htdocs में गए। अगर आप वैम्प यूज़ करें तो www में जाएंगे और यहाँ से फाउंडेशन पे क्लिक किया। अच्छा जी, ये मेरी जिप फाइल है जो कि इस वक्त अपलोड हो रही है। सो अभी अपलोड होती है तो हम नेक्स्ट अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो हमारी फाइल इस वक्त अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से गो बैक टू माय फोल्डर जाता हूँ तो देखते हैं जी हमारा फोल्डर इस वक्त रिफ्रेश हो रहा है। तो देखें ये जिप फाइल आ गई है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरी सारी की सारी फाइलें इधर यहाँ एक फ़ोल्डर की फॉर्म में आ जाएंगी। अगर मैंने फ़ोल्डर को जिप फाइल में बनाया है, या मेरे पास ये सारी की सारी फाइलें कंप्लीट ओपन आ जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल ये फोल्डर की फॉर्म में आई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर तो फोल्डर की फॉर्म में है देन आपको ये सारी की सारी फाइल्स इस फोल्डर से बाहर निकालनी है। ठीक है, अगर ये फोल्डर की फॉर्म में नहीं है तो आपको ये सारी की सारी फाइल्स इसको इधर ही पड़े रहने देना है। तो इस वक्त ये फोल्डर में है। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस फोल्डर को बाहर, फोल्डर से ये सारी फाइलें मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ से ये मूव करने लगा हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी फाइल्स अब बाहर आ गई हैं। ये अब मेरा ये वाला फाउंडेशन वाला फोल्डर जो है वो बेकार हो गया बिकॉज ये खाली हो गया है। इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दो, रखना है रख लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जाते हैं जी अपनी सब डोमेन पे और देखते हैं कि जी यहाँ क्या सीन है। अब मैं यहाँ पर जब रिफ्रेश करता हूँ तो जी मेरे पास वो कह रहा है एरर एस्टेब्लिश डेटाबेस, के मतलब कि डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अब मुझे अपनी डेटाबेस को जो कि मैंने यहाँ पर बनाई थी अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो ये मेरे पास सारी की सारी फाइल्स हैं। यहाँ पर ये जिप फाइल भी इसके अंदर ही पड़ी रहने दें। यहाँ पर आपको एक wp-config.php फाइल मिलेगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, इसको मैंने यहाँ से एडिट किया तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ गया जो कि मैंने, याद करें कि जब आपने साइट बनाई थी वर्डप्रेस की तो वहाँ रूट यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड ब्लैंक दिया था। अब मुझे यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड अपने सर्वर के मुताबिक देना है। सो यहाँ जी मेरा सर्वर है वो मे बी टैब मैंने बंद कर दिया। मैं यहाँ वापस जा रहा हूँ, वापस जाकर मैं यहाँ से देखता हूँ कि जी मेरे पास मेरी डेटाबेस का नाम था ये, खाली फाउंडेशन डेटाबेस का नाम नहीं है। ये जो पीछे से डिफ़ॉल्ट नाम अटैच है इसके साथ, ये भी इसके साथ अटैच होगा। तो डीबी नेम के साथ ये आ गया। अगर आप लोगों में से कोई पीएचपी जानता है उसके लिए आसान है, अदरवाइज आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये। अब जो यूज़र नेम था वो क्या था, जब मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे पास ये यूज़र नेम भी है जो कि ये इस वक्त मौजूद है ये। अच्छा जी, तो मेरे पास ये यूज़र नेम भी मेरा आ गया है कुछ इस तरह करके डीबी यूज़र। अब यहाँ मुझे पासवर्ड देना है, पासवर्ड मैं वही दूंगा जो कि मैंने रखा था। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव किया। अब मुझे अपने ब्राउज़र की कैशे रिफ़्रेश करते हुए Ctrl+Shift+R इसको हार्ड रिफ़्रेश करना है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। लो जी, मेरी वेबसाइट अपलोड तो हो चुकी है लेकिन यहाँ पर मेरी वेबसाइट की फाइलें नहीं चल रही। भाई क्या हो गया ये, यानी कि मेरी वेबसाइट यहाँ पर चल ही नहीं रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि आप अगर गौर करें कि जब मैं एक्टिविटीज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मेरे लोकल होस्ट पर ले जाता है। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस सब डोमेन वाले लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं अपने सर्वर वाली डेटाबेस में जाऊंगा जो कि मैंने यहाँ अपलोड की थी, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे एक WP ऑप्शंस का टेबल मिलेगा जो कि ये है। ठीक है, मुझे यहाँ जाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2-3 लिंक्स हैं। मैं इस पर क्लिक करके और इसको एडिट कर देता हूँ ये इसके ओरिजिनल लिंक के साथ जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद है। पहला लिंक लोकल होस्ट वाला था, ये जो ओरिजिनल लिंक है वो इस वक्त यहाँ है। अच्छा जी, अब इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं जी। सो ये मैंने रिफ़्रेश किया है तो अब इसको थोड़ी बहुत इसमें मज़ीद चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो ये मेरी वेबसाइट चल रही है। तो जी ये मेरी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं
कि भाई क्या इसमें चेंजेस आई हैं और क्या है मतलब कि हमारे काम की भी है या नहीं है। तो जब मैं इस पे बाथ एंड बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो जी ये तो मेरा पेज ही नहीं चल रहा, ये क्या वजह है। अच्छा जी, और एक चीज़ पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं किसी ब्लॉग वाले पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये तो मेरा पेज नहीं चल रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सो लेट्स हैव अ लुक। इसके एडमिन पैनल में जाते हैं कि क्या एडमिन पैनल भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। एडमिन पैनल तो भाई चल रहा है। सो मैं यहाँ से इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही होगा जो आपने लोकल होस्ट पे सेट किया था, बिकॉज आपकी डेटाबेस सेम है, ठीक है। डेटाबेस की सारी ऑप्शंस के साथ उसको आपने एक्सपोर्ट करना है जिस तरह के मैंने एक्सपोर्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये जनरल सेटिंग है, ये परमालिंक से एक सेटिंग आ जाती है जो कि हमने अपने वर्डप्रेस कोर्स में बड़ी डीपली देखी है और इसको स्टडी भी किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए मैं जस्ट यहाँ ये कोई और थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं जी हमारी वेबसाइट में क्या चेंजेस आती हैं। तो मैं यहाँ पर साइट पर गया और यहाँ पर अपलोड किया और यहाँ पर देखा तो अब मेरी साइट जो है ना वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी। देख रहे हैं, ये मुझे मेरा लोगो भी शो हो रहा है और मेरे बाकी के पेजेस भी अब काम कर रहे हैं, ये देखिए। ये मेरी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको किसी दूसरे ब्राउज़र पे खोल के अगर ट्राई करता हूँ, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में खोल के इसको ट्राई करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट कहीं भी चल रही है। तो आप इसको वेबसाइट को जब देखें, मैं भी ये रिमूव कर दी हो मैंने, जब आप देखें टेस्ट कर लीजिएगा। एनीवेज, इस तरह आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपने होस्टिंग सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं कंप्लीट और इजीली। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे एफटीपी यूज़ कर लो या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर लो, किसी काम में नहीं जाना। ये एक बेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड है। कोई 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट अपलोड हो जाती है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह आपने अगर वर्डप्रेस का कोर्स नहीं देखा तो काइंडली ये वर्डप्रेस की 3 कोर्सेज मौजूद है, वो भी देखेगा। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।